है ना ओल्ड प्लेयर? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं बॉटनी की क्लास में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो एजेंडा होने वाला है वो हम पढ़ेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम के बारे में और वैक्यूल के बारे में। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप सभी को मालूम चल गया है कि नीट का रिजल्ट आ गया है और पीडब्ल्यू ने धमाल मचाया है। ये भी आपको पता चल गया होगा, हमारा AIR 1 आया है। ठीक है, और इसके लिए आप सबको भी एक मोटिवेशन के तौर पर आप सभी को लेना है और हर पीडब्ल्यू परिवार से जो भी इंसान जुड़ा है उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक, और इस चीज को आपको एक मोटिवेशन के तौर पर लेना है और आपको भी नेक्स्ट टाइम नीट में अच्छा करना है। काफी सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है, काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि ये जो नीट का जो एग्जाम हुआ है इसमें जिन सेंटर्स पे बच्चों को पेपर लेट मिला है वहां पर बोनस मार्किंग बांटी गई है ना, कुछ ये सवाल है। एक पर्टिकुलर सेंटर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस हाँ इतना मैं बोलूंगा कि जिन सेंटर पर पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वहां पर दोबारा से नीट होना चाहिए। पहली चीज तो ये, बोनस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। दूसरा, जिस सेंटर पर सुनने में आ रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट के 720 मार्क्स आए, हो सकता है जेन्युइन हो, बट ये भी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो, तो एक बार इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों पे मैं बिल्कुल एकदम, और इसके लिए पीडब्ल्यू अपनी वॉइस उठा भी रहा है। अलग सर ने भी इंटरव्यू, अलग सर ने भी, आप देखेंगे वीडियो आया था अलग सर का भी, है ना। ये दो चीजें होनी चाहिए, है ना। और एक बार एनटीए को जवाब देना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, कुछ गलत हुआ है बच्चों के साथ, तो दोबारा से नीट कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे कुछ अपने पर्सनल विचार हैं जो मैंने आपके सामने प्रकट कर दिए हैं। ठीक, तो बच्चों, क्योंकि हर बच्चा जानना चाह रहा था सर क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा, तो अब देखते हैं क्या होगा, है ना। बट ये है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होना चाहिए, और वो स्टूडेंट जिन्होंने जेन्युइन मेहनत की है और मेहनत करके वो 700, 710, 715, 720 ला रहे हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। उनके मेंटल स्टेटस का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो भाई नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, और ये एक जांच का विषय है। ठीक, तो बच्चों, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार आप सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास होगी। थोड़ा आज मैं अपने घर से क्लास नहीं ले रहा हूं, नोएडा स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, जहां पर आपकी कमेंट आते हैं। वो वाली स्क्रीन मेरे साइड में लगी हुई है, मेरे घर में वो सामने लगी थी, तो मैं कमेंट पढ़ लेता था। अभी मुझे गर्दन को ऐसे टर्न करना पड़ रहा है, साइड में मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा रहेगा। ठीक, चलिए, आप सभी का यस सर भी आ गया है और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छे से। सबसे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद राइबोसोम पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपका वैक्यूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पूरे जोश के साथ आइएगा, पूरे जोश के साथ आइएगा। ठीक है, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो सर, हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालें? आप सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बोर्ड अलग है, मार्कर भी अलग है, टीवी यहां लगा है। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाली है माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा बोर्ड की हाइट भी ज्यादा है, ये हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक, चलिए पूरा फोकस करना अच्छे से। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो एनसीईआरटी में लिखा है कि जब तक माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज ऑर्गेनेल है, ठीक है, लेकिन जब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया को किसी स्टेन के साथ डाई नहीं करोगे, तब तक माइटोकॉन्ड्रिया आपको माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज ऑर्गेनेल है, और अगर आपको इसको माइक्रोस्कोप में देखना है तो आपको इसे पहले स्टेन करना पड़ेगा डाई के साथ। तो जो पहला पॉइंट आपका जाएगा कि
नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप if not stain with dye। अगर आप इसको डाई के साथ स्टेन नहीं करेंगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होगा। ठीक। दूसरी चीज, सभी को मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो एटीपी की सिंथेसिस होती है, किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते। लिख के बताइए, प्रोकैरियोट्स के अंदर लिख के बताइए एटीपी की सिंथेसिस कहां होगी, रेस्पिरेशन कहां होगा? मीजोजोम में होगा। बट यूकैरियोट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, तो एटीपी की सिंथेसिस किसमें होती है? रेस्पिरेशन में होती है। रेस्पिरेशन की साइट क्या है? रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर? यूकैरियोट के अंदर। ठीक है साहब, 2 पॉइंट हमारे हो गए। अभी वो पॉइंट भी बोलूंगा जो आप सुनना चाह रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलूंगा। तो एटीपी की सिंथेसिस हुई किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस केस में? यूकैरियोट्स में। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में। तो यूकैरियोट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है और इसका साइट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। बच्चों एक चीज लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उसका जो नंबर होता है वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजी ऑफ सेल या फिर फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। सिंपल सी बात समझिए, एक सीड है जो ग्रो कर रहा है, मतलब जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, मैंने सीड सॉइल में लगाया, सीड अब जर्मिनेट करेगा। तो जब सीड जर्मिनेट करेगा तो मैं इसको बोलूंगा जर्मिनेटिंग सीड। एक सीड है जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्रो ही नहीं कर रहा है, उसमें से प्लांट निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, वो सीड नॉन जर्मिनेटिंग सीड है। तो आप मुझे बताइए जर्मिनेटिंग और नॉन जर्मिनेटिंग में किसमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? किस सीड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेंगे? भाई जिस सीड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसी सीड में एटीपी की सिंथेसिस ज्यादा होगी, उसी सीड में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। तो आप लिख के बताइए कौन से सीड में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर। चैट की स्पीड रुकनी नहीं चाहिए। जर्मिनेटिंग सीड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इट्स नंबर डिपेंड्स अपॉन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मैंने कहा जर्मिनेटिंग सीड, तो जर्मिनेटिंग सीड के अंदर आपका जो नंबर मिलेगा, किसका नंबर? माइटोकॉन्ड्रिया को मैं एम लिख रहा हूं, तो नंबर किसका? नंबर ऑफ एम। एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। तो नंबर कैसा होगा?
ज्यादा होगा। तो बच्चों पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पूरा फोकस करना, माइटोकॉन्ड्रिया तब तक माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा जब तक आप किसी डाई के साथ स्टेन ना करें। यूकैरियोट्स में जो रेस्पिरेशन की साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और उस प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो सेल या फिर ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो जर्मिनेटिंग सीड है जिसमें से पौधा निकलेगा वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अगर मैं शेप की बात करता हूं, ठीक है, इसके शेप की बात करता हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सिलेंड्रिकल बोलो या आप बोलो सॉसेज शेप। सॉसेज मतलब जैसे मीट का शेप होता है ना, जैसे मीट का शेप होता है उसको आप सॉसेज बोल रहे हो, ठीक। तो सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप, बट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी वेरी करते हैं, ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है, जो साइज है, ये भी वेरी करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों आपके लिए एक सरप्राइज है ना, आइए। हाय हाय, अरे जीते रहो जीते रहो। बच्चों आपके लिए एक सरप्राइज है, इनका नाम है शुभम पॉल और ये नीट में 715 स्कोर किए हैं इस बार और ये हमारे यकीन बैच के अंदर पढ़े थे। तो मैं ये चाहूंगा कि ब्रीफ में ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई के टाइम क्या क्या चीजें हैं जो इन्होंने फॉलो की और वो क्या क्या गलतियां हैं जो इन्होंने नहीं की जो यूजुअली स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको एक प्रेरणा मिलेगी, है ना, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि हम बोलते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन आप ही के एज ग्रुप के लोग, आप ही में से कुछ लोग उठकर अगर आपको समझाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले तो आप शुभम ओपी लिख दीजिए, शुभम पॉल उनका नाम है, ओपी लिख दीजिए, इनको सम्मान दीजिए। ये बहुत बड़ी बात होती है नीट के अंदर 720 में से 715 मार्क्स लेकर आना। तो मैं अब माइक शुभम को दे रहा हूं, ये आपको ब्रीफ में बताएंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। शुभम प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू माय फेवरेट टीचर सर रूपेश सर को और सभी स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे होंगे, आप लोग मुझे शायद कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेसन जान रहे होंगे, तो थैंक यू टू ऑल। मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जब मैंने क्लास 12 के साथ मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था उतना अच्छा स्कोर नहीं गया, वो शायद मुझे उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया, उसी वजह से हो, जो भी रीज़न था। मैंने वो सब कुछ छोड़ के मैंने जस्ट PW के सारे टीचर्स पे ट्रस्ट किया और सर ने जैसे जैसे बोला सभी सर के सभी बात मैंने माना और ब्लाइंडली फॉलो किया। और उसी वजह से कभी मैं भी कंप्यूटर स्क्रीन के उस साइड, जिस साइड आप लोग बैठे होंगे, उस साइड क्लास लेता था, सर के साथ क्लास करता था डेली 6 to 7 आवर्स, और आज मैं सर के साथ खड़ा हुआ हूँ। बस सर के सभी बातों सुनिए, सर जैसे जैसे बोलते जाइए, आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, एंड दैट्स इट। आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी रैंक आएगा। आप भी, आप आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आप भी किसी दिन, अभी नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर खड़े होंगे। थैंक यू टू ऑल एंड अगेन रिस्पेक्ट टू माय फेवरेट टीचर रूपेश सर। थैंक यू सर। देखिए मैं हमेशा से कहता हूं, है ना, सबसे जो मेन होती है वो स्टूडेंट की मेहनत होती है ना। ये हमसे नहीं पढ़ते तो किसी और से पढ़ते, इनका रिजल्ट तब भी आता। ये उनसे भी नहीं पढ़ते, किसी और XYZ से पढ़ते, रिजल्ट उनसे भी आता है। तो सबसे जो मेन होता है वो होता है एक स्टूडेंट का मेहनत और एक पेरेंट्स के द्वारा दिए गए संस्कार, है ना, जो उनको गलत रास्ते पे जाने कभी भी नहीं देते। तो इन्होंने जो मेहनत की,
इन्होंने जो टीचर पे विश्वास किया और टीचर्स की जो बात मानी और खूब सारा ये पढ़ते थे, 15-15, 16-16 घंटे भी ये पढ़ते थे। खूब सारा इन्होंने टेस्ट दिया, कभी कोई क्लास स्किप नहीं करी, कभी कोई टेस्ट स्किप नहीं किया, पेपर का एनालिसिस भी इन्होंने किया, है ना। इनके साथ मेरा इंटरव्यू प्लान है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, और अलग सर के साथ भी इनका इंटरव्यू आएगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। इनकी पूरी जर्नी वहां पर डिटेल में इन्होंने पूरा बताया है कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है ना। तो मैं चाहता हूं कि आज शुभम हमारे साथ खड़े हैं, कल आप में से बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हों और अपने माताजी पिताजी का नाम रोशन करें। तो शुभम, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, है ना। और शुभम से मैंने कहा था कि थोड़ा सा क्लास में इंटरेक्शन करना है ना, और शुभम ने खुद कहा कि सर आपकी क्लास रहेगी, आपका कंटेंट रहेगा, आप पढ़ाएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलूंगा, बस ये शुभम के वर्ड्स थे। तो शुभम, थैंक यू सो मच, आपको ऑल द बेस्ट अपनी जर्नी के लिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं, है ना। ठीक है। तो बच्चों, यही खासियत होती है, जिनका सिलेक्शन होता है वो बोलते बहुत कम है, उनके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है ना। उनके जो एक्शन है वो बोलते हैं। तो चलिए, आप इनको एक मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप यहां पर खड़े हों। तो गाइस, अब हम अपनी पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू करते हैं। एक बार फ्रेश वापस से ओपी लिख दीजिए, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, एकदम फील हो जाएगा आपको, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, इसका रिवीजन लेक्चर भी आएगा, एनसीईआरटी बूस्टर भी करेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है, आपका सॉसेज शेप हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो वेरी करता है और नंबर भी वेरी करता है। मतलब इनका जो शेप है और इनका जो नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, ये भी आपका वेरी करता है। तो सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप, बट इट्स नंबर एंड शेप vary in different cell। चलिए, आपको वापस से मैं टॉपिक में लेके आता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया जब तक आप किसी डाई के साथ स्टेन नहीं करेंगे तब तक माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, उसकी साइट माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोट में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पर, उसके रिक्वायरमेंट पर। अगर किसी सेल के अंदर आपको, अगर कोई जर्मिनेटिंग सीड है जो ग्रो करेगा, जिसमें से पौधा निकलेगा, उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। अगर सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप इसका शेप है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है, जो शेप है, वो अलग अलग सेल्स में वेरी कर सकता है और करता है। यहां तक की बात मैंने आपसे की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे और हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस पूरे स्लाइड में मैं माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करना अच्छे से। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं, तो यहां पर तो मैं आपका डायग्राम बनाने वाला हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मैं एक रफ डायग्राम आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिएगा और फील करिएगा, आप देखिएगा और फील करिएगा। बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा डायग्राम की बात करूंगा, मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां मैं डायग्राम और उसकी लेबलिंग की बात करूंगा, और यहां पर मैं नोट्स लिखूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो बाहर है, ये है OM। अब आप कहेंगे OM का मतलब क्या है, तो मैं आपको कहूंगा कि OM का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन।
OM का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। OM का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन। फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है IM। IM का मतलब है इनर मेम्ब्रेन। तो मैंने यहां पे लिख दिया आउटर मेम्ब्रेन और यहां पर मैंने लिख दिया है इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में मैंने एक लाइन खींच दी और यहां पर भी मैंने एक लाइन आपकी खींच दी। तो सबसे पहले आपको यह पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है। तो पहला पॉइंट आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका डबल मेम्ब्रेन है। यह पहला पॉइंट आपको पता चल गया है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया की पहला पॉइंट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। बच्चों अब आप मुझे लिख के बताइए डीलिमिटिंग लेयर किसको बोलेंगे, डीलिमिटिंग लेयर किसको बोलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो भी सेल की बाउंड्री बनाए, जो भी सेल्स का आउटर पार्ट होता है, जो भी सेल की आउटर लेयर होती है, उसको डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं। तो लिख के बताइए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में कौन सी लेयर डीलिमिटिंग होगी, लिख के बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें कौन सी लेयर डीलिमिटिंग है, तो लिख के बताइए। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया डीलिमिटिंग लेयर कौन सी है, अगर मैं आपसे कहता हूं पहला पॉइंट कि डीलिमिटिंग लेयर कौन सी है, तो आप बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग है, इनर मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग नहीं है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आउटर मेम्ब्रेन में आपके कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में आपके कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पोरिन्स। याद करिए पोरिन्स, याद करिए पोरिन्स। सेल मेम्ब्रेन में बताया था चैनल प्रोटीन्स को पोरिन बोलते थे, याद करिए। तो पोरिन्स वो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। तो आप मुझे बताइए आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन नहीं है, तो कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, लिख के बताइए। कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, लिख के बताइए। आउटर मेम्ब्रेन या फिर इनर मेम्ब्रेन, लिख के बताइए। कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, लिख के बताइए। तो अगर मैं आपसे दूसरा डिफरेंस पूछता हूं पोरिन्स प्रोटीन कहां प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे कि पोरिन्स प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में है, इनर मेम्ब्रेन में नहीं है। तो आपने कहा परमिएबल के बारे में। नेक्स्ट है परमिएबल, कि कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है। तो अगर मैं परमिएबल की बात करूंगा तो ये मोर परमिएबल है और ये आपकी लेस परमिएबल है। बहुत बढ़िया। तो ये तीन डिफरेंस हमने पढ़ लिए, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई है। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई। आउटर मेम्ब्रेन कहीं पर भी इन्वेजिनेट नहीं हुई। आउटर मेम्ब्रेन यूनिफॉर्मली है, देखिए पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली है, बट इनर मेम्ब्रेन बीच बीच में इन्वेजिनेट हुई। तो आप मुझे बताइए कौन सी मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में कौन सी मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है, लिख के बताइए। कौन सी मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस मतलब पूरा यूनिफॉर्मली है
और इनर मेम्ब्रेन आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस है। सर डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब बताइए। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि जो IM है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई। इन्वेजिनेट टू फॉर्म, इन्वेजिनेट होके कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। इनको बोलते हैं क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और इन्वेजिनेट होकर इन्वेजिनेट टू फॉर्म क्रिस्टे। अब आप मुझे बताइए, क्रिस्टे की वजह से मेम्ब्रेन पर, क्रिस्टे की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्रिस्टे की वजह से आपका जो सरफेस एरिया है वो आपका इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो कौन सी मेम्ब्रेन क्रिस्टे फॉर्म करती है? इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे फॉर्म करती है, आउटर मेम्ब्रेन क्रिस्टे फॉर्म नहीं करती। तो डीलिमिटिंग का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। आउटर मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग लेयर है, इसमें पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए ये ज्यादा परमेबल है। ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये क्रिस्टे फॉर्म्ड नहीं करती। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये क्रिस्टे फॉर्म्ड करती है, जिसकी वजह से आपका मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। इसी स्लाइड पे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर दूंगा। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यह है इनर मेम्ब्रेन। ठीक, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो जगह है, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो जगह है, ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जो जगह आपको दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आपको जगह दिख रही है और इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आपको जगह दिख रही है। तो बच्चों, एक जगह तो आपको यह दिख रही है जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है। एक जगह तो आपको यह दिखी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है। यह जो जगह आपको दिख रही है जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है, इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस जगह को आप बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो जगह आपको यह दिख रही है इनर मेम्ब्रेन से अंदर, इस जगह को बोलते हैं मैट्रिक्स। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इनर मेम्ब्रेन से अंदर की जगह मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन से बाहर की जगह पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की जगह मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मैं हूं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से अंदर मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन से बाहर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन से अंदर मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन से बाहर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो बच्चों, आप मुझे बताइए, मैट्रिक्स और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो रीजन अंदर की तरफ होगा, सर मैट्रिक्स अंदर की तरफ है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बाहर की तरफ है, मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है। तो आप मुझे बताइए, इन दोनों में, मैट्रिक्स और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इन दोनों में इनर कंपार्टमेंट किसको बोलेंगे? लिख के बताइए, इनर कंपार्टमेंट किसको बोलेंगे? इन दोनों में इनर कंपार्टमेंट किसको बोलेंगे? लिख के बताइए, लिख के बताइए और सभी सही सही जवाब दीजिएगा।
इनर कंपार्टमेंट किसको बोलेंगे? लिख के बताइए, लिख के बताइए। मैट्रिक्स को बोलेंगे। बहुत बढ़िया, मैट्रिक्स को बोलेंगे। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो आपका इनर कंपार्टमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैट्रिक्स जो है वो इनर कंपार्टमेंट है। देखते जाना, भी आग लगा दूंगा क्लास में। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आउटर कंपार्टमेंट है। इनर मेम्ब्रेन से अंदर गए, इनर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन से बाहर गए, आउटर कंपार्टमेंट। तो आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने कंपार्टमेंट मिले? इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। तो माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कंपार्टमेंट मिलते हैं 2। कौन सी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है कंपार्टमेंट बनाने के लिए? लिख के बताइए। आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन? लिख के बताइए। किस मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में आप कंपार्टमेंट की बात करते हैं? मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे अंदर, मेरे बाहर। किस मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में कंपार्टमेंट की बात करते हैं? लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बट कॉन्टिन्यूएशन में लिखी है एनसीईआरटी में, इसलिए कोई नोटिस नहीं करता, कोई नोटिस नहीं करता इस लाइन को। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, कोई इसको इतना नोटिस नहीं करता क्योंकि इसको लोग रनिंग में पढ़ जाते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखो, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। रनिंग में लिखी है, रनिंग में, इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। ये जो कंपार्टमेंट है 2, इनके अंदर आपका वाटर फिल्ड है। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट, एक है आपका आउटर कंपार्टमेंट और एक है इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट किसको बोला? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को बोला। इनर कंपार्टमेंट किसको बोला? मैट्रिक्स को बोला। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी स्पेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इनर मेम्ब्रेन ने। जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ है वो मैट्रिक्स है, जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। बच्चों, ये पैराग्राफ आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ये पैराग्राफ आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है, जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब दीजिए। मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है, क्वेश्चन जब कराऊंगा तब देख लेंगे। ठीक यार, देखो अब एक गुदड़ी का लाल आया है लिख रहा है वैक्यूल। अरे दीवाने, क्लास स्टार्ट कर, शुरू से देख और देख वहां सर ने वैक्यूल के बारे में क्या बताया है। ठीक है, देख ले बेटा। आया होगा भी एकदम से लाइव में घुसा होगा बीच में और सीधा यहां पर घुस गया भगवान आपको खुश रखे, आपको बरकत दे। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस का मतलब है जब तक, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, जब तक आप किसी डाई के साथ स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये आपको विजिबल नहीं होगा माइक्रोस्कोप में। जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का पर सेल वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जहां मैंने आपको बताया था कि जर्मिनेटिंग सीड में आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो ज्यादा होगा। शेप की बात करूं या साइज की बात करूं तो हमें यहां पर भी वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन ऑब्जर्व होती है। यह डेटा है सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सॉसेज जैसे मीट का शेप होता है। ठीक, हैविंग अ डायमीटर, ये डेटा आपको याद करना है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 एंड लेंथ है 1 से 4.1। हर माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी डबल, हर माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए
यहां तक का क्वेश्चन आपके सामने आया, ये बताइए अब इसका आंसर जब मैं पूछूं तब बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन, भाई माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। Unless stain not visible under microscope and its number depend upon physiological activity of cell, करेक्ट है। Show variation in size and shape, ये भी सही है। Sausage cylindrical shape, diameter ये और लेंथ ये भी सही है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद मैंने आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ाया, लेकिन अभी हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए, एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। बच्चों मैं आपको एक वचन देता हूं, पूरे सेशन में बॉटनी की एक भी क्लास कैंसिल नहीं होगी, ये मैं आपको वचन देता हूं, ठीक है। कभी कोई क्लास कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। पूरे सेशन में कभी भी कोई क्लास कैंसिल नहीं होगी, ये मेरे वर्ड्स हैं, ठीक। पूरे साल रिवीजन लेक्चर मिलेंगे, पूरे साल हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, पूरे साल एनसीईआरटी बूस्टर भी मिलेगा और खत्म होने के बाद कंबाइंड भी मिलेगा, ठीक। चलिए ये आपको समझ में आया। तो कोई आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कंपार्टमेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे कौन सी मेम्ब्रेन है जो कंपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप यहां लिखेंगे कंपार्टमेंट formed due to IM। सर IM का मतलब, बेटा IM का मतलब मैं पहले भी लिख चुका हूं, इनर मेम्ब्रेन होगा, और OM का मतलब होगा आउटर मेम्ब्रेन। OM का मतलब होगा आउटर मेम्ब्रेन। तो आपके दो कंपार्टमेंट हो गए, और ये दोनों कंपार्टमेंट किससे फिल्ड हैं, ये किसी एक्वस फ्लूइड हैं, फिल्ड विथ एक्वस फ्लूइड, ठीक है। आप यहां पर लिक्विड वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिल्ड विथ एक्वस फ्लूइड, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स, अब आप हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स। इसको बंद कर देते हैं, ये हमारा हो गया है, इसको हम यहां से इसको बंद कर देते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स, ये आपने हेडिंग डाली है मैट्रिक्स, ये आपने हेडिंग डाली मैट्रिक्स। बच्चों जो अंदर का होमोजीनस सब्सटेंस है, होमोजीनस का मतलब है एक जैसा, होमोजीनस का मतलब है एक जैसा, यूनिफॉर्मली अंदर का जो सब्सटेंस है, ठीक है। तो आपका मैट्रिक्स क्या है, पहली चीज मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है आपका, मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया मैट्रिक्स आपका, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स आपका क्या है, तो पहला पॉइंट आपका जाएगा होमोजीनस सब्सटेंस, होमोजीनस सब्सटेंस, होमोजीनस सब्सटेंस, होमोजीनस सब्सटेंस को मैंने आपका बोला है मैट्रिक्स, और इसी को मैंने बोला है आपका इनर पार्ट या फिर इनर कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आपका एक डबल स्ट्रैंड वाला सर्कुलर डीएनए है। और अगर ये डीएनए है तो सर हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का थोड़ा बहुत आइडिया है, डीएनए है तो सर ये आपका एमआरएनए भी फॉर्म्ड करेगा, और अगर एमआरएनए बनेगा तो सर एमआरएनए से आपका प्रोटीन भी बनेगा। बेटा प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, सर प्रोटीन बनाने के लिए अगर राइबोसोम चाहिए तो दिक्कत कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो हो गया इसका डीएनए, और इसके अंदर आपका राइबोसोम मिलता है, जिस राइबोसोम को आप बोलते हैं 70S। तो इसके मैट्रिक्स में क्या क्या मिलेगा,
इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा? इसके मैट्रिक्स के अंदर आपका डीएनए मिलेगा, इसके मैट्रिक्स में आपका एमआरएनए मिलेगा और आपका राइबोसोम मिलेगा। तो 70S क्या है? 70S है राइबोसोम। अब सिर्फ एमआरएनए नहीं मिलेगा, और भी आरआरएनए और भी मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला प्रोटीन बनाने के लिए आपको आरआरएनए भी चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए आपको टीआरएनए भी चाहिए। तो किताब में लिखा है डीएनए मिलेगा और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। फ्यू वर्ड यूज किया है, फ्यू वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेंगे, एमआरएनए मिलेगा, आरआरएनए मिलेगा, टीआरएनए मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए तीनों चाहिए, और राइबोसोम मिलेगा 70S। ये सब मैट्रिक्स में मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से, माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, क्योंकि ये अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए एंड 70S राइबोसोम, क्योंकि ये अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए एंड 70S राइबोसोम। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से प्रोटीन बना सकता है विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए एंड 70S राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल है जिसको किताब लिखती है फ्यू आरएनए, जिसको किताब लिखती है फ्यू आरएनए, और आपका 70S राइबोसोम है। यह मैंने आपको मैट्रिक्स वाला पार्ट आपको बताया, मैट्रिक्स वाला पार्ट मैंने आपको बताया। दो कंपार्टमेंट बताए, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस वाला पोर्शन बताया, मैट्रिक्स में क्या क्या है, दोनों मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। तो अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो इसका जवाब दीजिए। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस called matrix. Inner membrane divide the lumen into two compartment. Correct है. Outer matrix, inner compartment perimitochondrial space. बच्चों गलत हो गया, ये कंपार्टमेंट है इनर और ये वाला है आपका आउटर, ये गलत हो गया। इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ होमोजेनस कॉल्ड मैट्रिक्स, ये आपका सही है। तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड सी। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ए भी सही है और सी भी सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, लिमिटिंग बाउंड्री, इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन कैसी लेयर हो गई? आउटर मेम्ब्रेन आपकी डीलिमिटिंग लेयर हो गई। ठीक, अब देखिए, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये रीजन आपको मैट्रिक्स है। देखिए, एनसीईआरटी की लेबलिंग एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जिसको मैंने बोला था पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये है क्रिस्टे। क्रिस्टे किसकी इनफोल्डिंग्स है? क्रिस्टे इनफोल्डिंग है किसकी? आईएम, और आईएम का मतलब है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, मैं आपको इतने अच्छे से एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा
ये सारे एनसीईआरटी बूस्टर संभाल के रखना, लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैट्रिक्स, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। क्रिस्टे किसकी तरफ बने? मैट्रिक्स की तरफ बने। क्यों बने? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स को फेस करती है, इनर मेम्ब्रेन टूवर्ड्स मैट्रिक्स, और उसी से आपके बनते हैं क्रिस्टे, उसी से बनते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं उनके अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के, आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स अलग होंगे और इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग होंगे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के एंजाइम्स अलग होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आपके पास नोट्स में जहां जगह है वहां लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं आपको यहीं पर लिखना पड़े, आप कहीं भी लिख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं आप यहीं लिखें। आपके पास स्पेस नहीं है, आप नेक्स्ट पेज पे लिखिए, ठीक। तो यहां पर मैंने एक नोट डाला और नोट में लिखा OM एंड IM दोनों के हैव डिफरेंट एंजाइम्स। दोनों के अपने एंजाइम्स डिफरेंट हैं। एंजाइम का नाम हमें याद नहीं रखना। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने यहां लिखा है, आप जरूरी नहीं कि वही लिखें। ये पॉइंट है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी जगह पर जाके लिखेंगे कि सर मेरे वहां पर जगह नहीं थी। अरे दीवाने, वहां मत लिख, कहीं और लिख ले रे, मेरे माथे पे लिख दे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको समझ में आ गया, आर दी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन? कहां पर? पूरा बताइए। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर? यूकैरियोट में, ठीक है, यूकैरियोट में। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसलिए आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। मैट्रिक्स पर सिंगल सर्कुलर DNA। DNA कैसा है? डबल स्ट्रैंड वाला है। फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, आपका mRNA भी है, आपका rRNA भी है, आपका tRNA भी है, एंड राइबोसोम 70S। और ये सब कंपोनेंट जरूरी है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। अगर आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो बाइनरी फिजन करेगा और वो आपके दो माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। इसका मतलब क्या माइटोकॉन्ड्रिया अगर फिजन करके एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, तो बताइए क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है? यस और नो। क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है? यस और नो। यस और नो। क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है? यस या नो। तो अगर मैं कहूं माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है। क्यों है सेल्फ डुप्लीकेटिंग? ये बात मैं प्लास्टिड में भी बोलूंगा, बट मैं प्लास्टिड अभी यूज नहीं कर रहा वर्ड, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। तो बच्चों एक बार हम यहां पर आपको लेकर आते हैं, ठीक है, एक बार हम आपको यहां पर लेके आते हैं। चलिए,
कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं इसका जवाब दीजिएगा। बोथ मेम्ब्रेन हैव सेम एंजाइम, गलत हो गया। डिफरेंट एंजाइम, सी गलत हो गया। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन्स प्रोटीन सो मोर परमेबल कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन, सही है। साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, सही है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म लिमिटिंग बाउंड्री, इनर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन। एंड आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टे, आउटर मेम्ब्रेन नहीं, इनर मेम्ब्रेन। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। बी सही है, सी गलत हो गया, डी सही है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन सही है। मैट्रिक्स कंटेन सिंगल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, 80s, 80s नहीं 70s, ये आपका गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, सही है। क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, सही, 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस तरीके से एक एक लाइन आपको पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप देखिए, आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, टू द एनसीईआरटी पढ़ाया, एक एक पॉइंट क्लियर किया। आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको कोई चीज समझाऊंगा, वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। वो चीज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ते हैं, वो चीज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ते हैं, ठीक। तो अब ये जो चीज है आप इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी मत समझिएगा, ये आपको पढ़ना है, बट इसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है रेस्पिरेशन इन प्लांट में। तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, क्योंकि हमारा सम्मान बने रहना जरूरी है ना। हम आपके टीचर हैं और आई एम 37 ईयर ओल्ड, ठीक है, हमारा सम्मान बना होना चाहिए। बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? एक्चुअली नया कमरा है ना। जो मार्कर मेरे घर पे है वो मार्कर अलग है, ये मार्कर अलग है। इसकी बोर्ड की हाइट थोड़ी ज्यादा है, और जो आपके कमेंट वाले जो आपके चैट आते हैं वो यहां साइड में आ रहे हैं। मेरे घर में स्क्रीन सामने लगी है तो मुझे बार बार साइड में देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कमरा चेंज हुआ है। तो बच्चों, अगर आप, होता है ना कई बार आप अपने कमरे में जो चीज कर रहे हो, मतलब इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अचानक से आपको दोस्त के कमरे में पढ़ना पड़े तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना। आप ईडन गार्डन में खेल रहे थे, आपको लॉर्ड्स में खिला दिया, है ना। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आना भी चाहिए, पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं टीचर, आना भी चाहिए बेटा। अरे दीवाने, यहां पर देख ले। तो अगर मैं आपको बोलता हूं, ये मैंने आपको सिखाया, अब हम आपको एक नई चीज सिखाएंगे, ठीक है, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर आता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज को सीखिएगा, ठीक है। चलिए सिखाइए सर, सिखाते हैं ना बेटा। हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, बिल्कुल बनाया था सर। इस तरीके से आपने कुछ माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था बेटा। हमने इसमें इनर मेम्ब्रेन को इस तरीके से दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था, ऐसे दिखाया था, ठीक है सर। अब इस इनर मेम्ब्रेन पर आपके लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन पर ऐसे लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, इनकुल होते हैं। लक्की चौहान, बॉयकॉट एनटीए, ठीक है, अभी तो ठीक है, बॉयकॉट एनटीए, अभी तो बेटा पढ़ाई कर लो, है ना। इस चीज पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, हर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बना रहा है, अलग सर का भी वीडियो आ गया है ना, एमआर सर का भी वीडियो आ गया है, पंकज सर का भी वीडियो आ गया है, सब वीडियो बना रहे हैं। तो सब अपना काम कर रहे हैं, है ना। जहां बच्चों के साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो टीम है ये अपना एक अलग काम कर रही है ना। जब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हम अपना काम करते हैं, हम एफिशिएंसी से पढ़ा रहे हैं। आप बिना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए एफिशिएंसी से पढ़ाई करते रहिए और भगवान पे विश्वास रखिए। अगर गलत हुआ है तो फिर किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो
तो हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ये जो लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर है इसको मैं बाहर बना लेता हूं अलग। ये देखो, ये मैंने लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर को बाहर बना लिया। ये मैंने आपका लट्टू लट्टू जैसा जो स्ट्रक्चर है मैंने बाहर बना लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा, ये जो लट्टू लट्टू जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखा, इसको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजोम और इसी को बोलते हैं एंजाइम एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस एंजाइम, इसी को बोलते हैं एटीपी सिंथेस एंजाइम। एटीपी सिंथेस एंजाइम, ठीक, सिंथेस है, सिंथेटेज नहीं है, याद रखना। एटीपी सिंथेस ऑक्सीजोम F1 F0 पार्टिकल। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैंने बोला बेस। बेस, ये देखिए, ये वाला, ये रहा बेस, ये रहा बेस, ये रहा बेस, ये रहा बेस, ये रहा बेस। इसी बेस को बोलते हैं F0 सब यूनिट। ठीक, ये जो डंडा है, ये वाला जो डंडा है, इसको मैंने बोला स्टॉक। तो इसको मैंने बोला आपका स्टॉक। और जो ये वाला रीजन है इसको मैंने बोला हेड। तो बच्चों ये वाले पार्ट को हमने बोला है हेड और इसी को हमने बोला F1 सब यूनिट। तो F1 F0 पार्टिकल में दो सब यूनिट होती है, एक को बोलते हैं F1 सब यूनिट और एक को बोलते हैं F0 सब यूनिट। एक को बोला F1 सब यूनिट और एक को बोला F0 सब यूनिट। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है F1 F0 पार्टिकल, ये ही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कैसे है, इसके लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी आपको करा दी। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी में अभी इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। मैं ये जो चीज है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, टीचर की बात माननी पड़ेगी। आप टीचर की बात मानेंगे, आप जीवन में अच्छा करेंगे। आप मुझे फोर्स करेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी ही पढ़ाइए तो बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट में इकोलॉजी थोड़ा ना पढ़ाऊंगा। ठीक, एटीपी सिंथेसिस होती है। ये जो स्ट्रक्चर है F1 F0 पार्टिकल, ये एटीपी की सिंथेसिस करता है और उस एटीपी के सिंथेसिस वाले स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस वाला जो स्टेप है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये स्ट्रक्चर एटीपी की सिंथेसिस करता है और एटीपी की सिंथेसिस वाले स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक स्टेप है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, ये जो स्टेप है ये पार्ट है किसका, ईटीसी का। ईटीसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सर कहां पढ़ाएंगे, कहां पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाएंगे। यह स्ट्रक्चर एटीपी की सिंथेसिस करता है। एटीपी के सिंथेसिस वाले स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और यह स्टेप एक बड़े प्रोसेस का पार्ट है। यह स्टेप एक बड़े प्रोसेस का पार्ट है और जिस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आप मुझे बताइए, यहां से आइडिया लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस मेम्ब्रेन पर होगी, आइडिया लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन जिस पर क्रिस्टे होंगे, आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, लिख के बताइए। ईटीसी की साइट क्या होगी, ईटीसी की साइट क्या होगी, कौन सी साइट, ईटीसी की साइट होगी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट पॉइंट,
माइटोकॉन्ड्रिया का लास्ट पॉइंट, ये जो मैट्रिक्स है ये भी आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है, मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है और इसमें भी एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो बच्चों एटीपी की सिंथेसिस कहां कहां हो रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रही है, जिसका एक स्टेप है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और एटीपी की सिंथेसिस होती है क्रैब साइकिल में, और जिस प्रोसेस में होती है उस प्रोसेस का नाम है क्रैब साइकिल। एटीपी की सिंथेसिस मैट्रिक्स में होती है और मैट्रिक्स में जो प्रोसेस होता है उसका नाम है क्रैब साइकिल। और आप सभी जानते हैं कि क्रैब साइकिल और एटीसी की बात छोटी छोटी महफिल में नहीं होती। आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं बच्चों। यहां तक आपको समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए ताकि हमारा सम्मान बना रहे। एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्वालिटी के साथ खत्म किया है ना। अब हम आपका जो कंप्लीट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे राइबोसोम। सभी हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब जो हम आपका कंप्लीट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे राइबोसोम, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वैक्यूल, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वैक्यूल, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वैक्यूल। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। बच्चों आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि सैटरडे की क्लास में मैं पूरे चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी बूस्टर एक ही जगह पर आपको दे दूंगा, एक ही जगह पर आपको दे दूंगा विथ आंसर की, विथ आंसर की। ठीक, आंसर की नहीं मिली तो परेशान मत होना क्योंकि सॉल्व तो मैं आपके सामने कर ही रहा हूं। ठीक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बूस्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक ही जगह पर पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आंसर की देने में मुझे दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के नंबर नहीं डाले हैं, मैंने क्वेश्चंस के नंबर नहीं डाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने सॉल्व किया ही है ना, तो आप खुद से सॉल्व करना ना। जो आपको गलत लगेगा वो आप जाके चेक कर लेना, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। इतना तो हम कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी बूस्टर, है ना, बढ़िया। तो कुछ आपको भी तो करना पड़ेगा, है ना। आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका राइबोसोम, नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। चलिए राइबोसोम में हम ऑलरेडी 10 मिनट के अंदर राइबोसोम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको वैक्यूल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा राइबोसोम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको एस का मतलब पता है, सेडिमेंटेशन, सिडवर, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो मुझे बच्चों को ही बताने की जरूरत नहीं है। 80% राइबोसोम तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। हाँ, पूरा एनसीईआरटी बूस्टर मर्ज करके अनसॉल्व मिलेगा। तो अब आप डालें हेडिंग राइबोसोम। अब आप हेडिंग डालिए राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? राइबोसोम आपका मेम्ब्रेनलेस है ना, राइबोसोम आपका मेम्ब्रेनलेस है। आज आपको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स के भी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मेम्ब्रेनलेस, ठीक है, और सर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, बिल्कुल सही है। एक ही स्लाइड में राइबोसोम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा इसी स्लाइड में हम खत्म करेंगे। और क्या करता है? सर ये सबसे छोटा ऑर्गेनेल है। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? सर जॉर्ज पैलाडे साहब ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। 1953 में
पैलाडे साहब ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक, ये एक डेंस स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको गोल्गी बॉडी दिखाया था, एकदम डेंस दिखाया था। ठीक है, ये आपका एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, छोटा सा है, मोती की तरह है, मोती की तरह है, छोटा सा है, छोटा सा गोला है, मोती की तरह है। ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं ग्रेन्युलर, जिसको मैं बोल रहा हूं ग्रेन्युलर, मोती की तरह है, मोती की तरह है। ठीक, अब राइबोसोम में मैंने आपसे बात की कि भैया राइबोसोम में मैंने आपसे बात की, तो जब मैंने आपसे राइबोसोम में बात की तो सबसे पहले यहां मैंने लिख दिया आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यहां मैंने आपका लिख दिया यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करता हूं, ठीक, तो प्रोकैरियोट में हमें मिलता है 70S और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलता है 80S। साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S है, आपको पहले बता चुका हूं। RER पर 80S है, आपको पहले बता चुका हूं। ठीक, तो प्रोकैरियोट में 70S है, यूकैरियोट में 80S है। ठीक है, अब 70S और 80S की यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यहां है 30S, यहां है 50S, यहां है 40S और यहां है 60S। ठीक, तो 30 जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है, 50 लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, तो 30S क्या है, स्मॉलर है, 50S लार्जर है, 40S स्मॉलर है, 60S लार्जर है। अब S और L का फुल फॉर्म क्या है वो आप यहां लिख लीजिए, कहीं आप भूल ना जाए। ठीक है, S का मतलब है स्मॉलर सब यूनिट। भाई ये वाले S का मतलब कह रहा हूं, इस वाले S का नहीं, मैं ये लिखता ही नहीं हूं भाई। पता चला वहां पर आया S का मतलब क्या है और तुम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की जगह लिखकर आ गए स्मॉलर सब यूनिट, और बाद में क्लेम करेंगे हमारे मास्टर जी ने देखो S का मतलब स्मॉलर सब यूनिट बताया था। ये मैं नहीं लिखूंगा S का मतलब स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये मैं नहीं लिखूंगा। पता चला ये पाप हो गया और मैं भी फंस जाऊंगा कि सर ने S का मतलब स्मॉलर सब यूनिट बताया था। भाई नहीं, ये मैं नहीं लिखूंगा, चाहे मुझे इसका फुल फॉर्म ही लिखना पड़े। ये है स्मॉलर सब यूनिट, मैं 2 बार लिख दूंगा। ये है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, हां, ये है आपका स्मॉलर सब यूनिट और ये है आपका लार्जर सब यूनिट। तो बच्चों 2 सब यूनिट का बना है, एक है स्मॉलर सब यूनिट, एक है लार्जर सब यूनिट। और S का मतलब क्या है वो सर बता चुके हैं पहले ही। S का मतलब सर पहले ही बता चुके हैं, तो दोबारा से एक्सप्लेन अब नहीं करेंगे। सिडवर्ग यूनिट, ये सर पहले ही बता चुके हैं, अब सर भुला गए हैं, बुढ़िया गए हैं, तो अब इसको सर दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक, तो S का मतलब स्मॉलर सब यूनिट मत लिख लेना, S का मतलब सिडवर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब 30S के अंदर जो RNA मिलेगा, भाई राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर जो RNA मिलते हैं उनको राइबोसोमल RNA बोलते हैं। राइबोसोम के अंदर, अंकल आई एम योर अंकल, राइबोसोम के अंदर जो RNA मिलेंगे उसको हम राइबोसोमल RNA बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा RNA मिलेगा, अगर मैं आपसे पूछूं RNA कौन सा मिलेगा, इसमें मिलेगा 16S RNA, यहां मिलेगा 5S और 23S RNA, रट्टा मार के रखना है। यहां मिलेगा आपका 18S RNA, यहां मिलेगा 5S और 5.8S
और 28S। तो यहां मिलेगा 16S rRNA, यहां मिलेगा 5S और 23S rRNA, यहां मिलेगा 18S, यहां 5S, 5.8S, 28S। ये आपको पूरा का पूरा याद करना है। सर कैसे करें? अरे दीवाने, दवाइयों के नाम कैसे याद करेगा? कैसे करें? तू जान की कैसे करे? अरे कर, इसको याद करना पड़ेगा, यही तो कंपटीशन है बाबा। तू ये नहीं कर सकता तो तू क्या करेगा बेटा? सर इसके लिए मैं यूट्यूब पे 10 मिनट की वीडियो देखूंगा। देख ले बेटा। चलिए, ये आपको हो गया। अब प्रोटीन के नंबर की बात करते हैं कि टोटल प्रोटीन कितने हैं, है ना? टोटल प्रोटीन आपके कितने हैं? इसमें आपको मिलेंगे 21 प्रोटीन, यहां मिलेंगे 34 प्रोटीन, यहां मिलेंगे 33 प्रोटीन और यहां मिलेंगे 47 प्रोटीन। तो टोटल प्रोटीन लगभग लगभग जो टोटल प्रोटीन मिलेंगे वो मिलेंगे यूकैरियोट में 80 प्रोटीन। ये आपका लास्ट ईयर, इस साल नहीं, लास्ट ईयर आपका नीट में आया था और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में दिया है। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले के अंदर आपका दिया है कि 80S में अगर मैं आपसे बात करता हूं टोटल प्रोटीन आपके कितने हैं, तो आपके 80 प्रोटीन अप्रोक्सीमेट होते हैं। यहां पर प्रोटीन की संख्या है 21, यहां है 34, यहां 33, यहां 47। आरआरएनए आपको याद करने हैं। इसका मतलब राइबोसोम में दो चीजें हैं, एक तो है आरआरएनए और दूसरा है प्रोटीन। इसलिए राइबोसोम को लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल देते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब मैं आपको डायग्राम में इसकी दो सब यूनिट दिखाऊंगा, छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई? हैंडसम नमस्ते अंकल, अंकल नमस्ते बेटा, जीते रहो। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार, क्योंकि एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, तो हमारा टाइम भी बच गया। तेरी गलियां गलियां गलियां। चलिए, राइबोसोम में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, एक मोती के जैसा है, छोटा सा मोती है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ध्यान रखना, डेंस पार्टिकल है, पैलाडे ने 1953 में बताया। कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, और क्या है? प्रोटीन है। आपने देखे कौन कौन से आरआरएनए हैं, आपने देख लिए हैं। ठीक है, कौन को कितने नंबर के प्रोटीन है आपने देख लिए हैं। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन लेस है। यूकैरियोट का जो राइबोसोम है वो 80S है, प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70S है। हर राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट है, एक बड़ी है और एक छोटी है। सब यूनिट ऑफ 80S में 60S है, 40S है, 70S में 50S है और 30S है। बच्चों मैं चाहूं तो आपको यह भी बता सकता हूं कि दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 होती है, लेकिन ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, समझे? तो जब मैं इस चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक 45 मिनट का लेक्चर दूंगा जिसमें मैं हर टॉपिक से एक पॉइंट एक्स्ट्रा लूंगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगी इसको आप नोट्स वगैरह नहीं बनाएंगे, नोट्स में आपको दूंगा। ये वीडियो तब रहेगी जब आप कभी खाली बैठे होंगे, आपका मन किया, आपने बहुत पढ़ लिया, आपने मन किया कि चलो एक बार सर का ये वाला वीडियो देख लेता हूं, ऐसे ही देख लेता हूं। ठीक है, वो उसको आपको देखना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम चीजों को एकदम क्लियरली रख के चलेंगे। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के बीच में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, वो है एनसीईआरटी में, रेस्पिरेशन इन प्लांट में है। ठीक है, तो अब जैसे लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम के काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स के काफी सारे टाइप्स हो गए, एक से ज्यादा टाइप हो गए, इसलिए लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनील बोलते हैं। मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है।
लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप होते हैं जो अंदर H+ आयन डालते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक कंडीशन होती है। बट मैंने नहीं बताया, अगर मैं इस तरीके से हर टॉपिक में 4-4 पॉइंट बताने लगूंगा तो भाई 2 चैप्टर में इतना सारा हो जाएगा और बॉटनी खत्म होते होते इतनी सारी हो जाएगी। लास्ट में जो मेन एनसीईआरटी पढ़ना था वो चीज ही डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो बट जाएगा। 25% हमारे दिमाग में वो चीजें होंगी जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। समझ में आया? इस तरह से हर टॉपिक में कुछ ना कुछ है, तो इसलिए चीजों को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ये मत समझना कि सर को नहीं मालूम है। मैं तुम्हें गोल्गी बॉडी पे दुनिया भर के फंक्शन बता सकता हूं कि वो सेल प्लेट की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, प्लांट के साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, सेल वॉल मटेरियल की सिंथेसिस करता है, ठीक है। फंक्शन बहुत है, लेकिन ज्ञान नहीं लेना है ना मेरे भाई। पेपर देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। Sidberg, as for sedimentation coefficient, it is indirectly measure of density and size. ये हम पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। बोथ 1780s कंपोज्ड ऑफ 2 सबयूनिट, 2 सबयूनिट का बना हुआ होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस है, स्मॉलेस्ट है, पैलाडे पार्टिकल 1853 नहीं 1953, सिंस 1951, ठीक। कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बस टीचर पे विश्वास रखना, मैं बहुत खतरनाक लेवल से एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, पूरा फोकस करना, अच्छे समझ में आएगा। यूकैरियोट 80s, प्रोकैरियोट 70s, 80s स्मॉलर सब यूनिट, 30s एंड लार्जर 50 नहीं, यहां पर आपका 70s आना चाहिए था, गलत हो गया। 70s में स्मॉलर सब यूनिट 40s एंड लार्जर सब यूनिट 60s, यहां आपका 60s आना था। ऐसे सेडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सही है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, 1 2 3 4, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 3 4, खा ले तू अचार, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बूंदों वाला उजाला। तो ये देखिए आपके 2 टॉपिक भी हो गए हैं, है ना। तो आप देखिए कितने बढ़िया से हम क्लास लेके चल रहे हैं। हमने आपका एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन भी करवाया, माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म किया, राइबोसोम भी खत्म किया, आपका टाइम भी वेस्ट होने नहीं दिया, और आपको एक छोटे से इंटरेक्शन से आपको बूस्ट भी किया, ठीक। क्योंकि मैं भी चाहता था और वो भी चाहते थे कि हम बच्चे की जो पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 15-20 मिनट नहीं लेंगे, हम आराम से बस नॉर्मल आपको शक्ल दिखाएंगे, आप बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलिएगा, है ना। तो ये हमने 2 आपका पढ़ लिया। अब अगर ये आपने पढ़ लिया है तो ये तो आपको बहुत ही अच्छी बात है। तो 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं आपका वैक्यूल। अब हम आपका पढ़ेंगे वैक्यूल। अब हम आपका पढ़ेंगे वैक्यूल। बच्चों ध्यान से समझना पूरा का पूरा, है ना। इसको पढ़ने से पहले बच्चों गोल्गी बॉडी से ही वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी से आपके सिक्रीटरी वेसिकल निकले थे, बिल्कुल निकले थे। उसी गोल्गी बॉडी से छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको आप वैक्यूल बोलते हैं। गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन से ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको आप वैक्यूल बोलते हैं। और सारे वैक्यूल गोल्गी बॉडी से फॉर्म्ड नहीं होते हैं, ठीक है। वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से भी फॉर्म्ड होते हैं, वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से भी फॉर्म्ड होते हैं। जैसे फूड वैक्यूल हो गया, मैं आपको बनते हुए दिखाऊंगा, पूरा का पूरा बनते हुए दिखाऊंगा। जैसे फूड वैक्यूल हो गया वो सेल मेम्ब्रेन से फॉर्म्ड होगा। सर प्लांट के अंदर जो बड़ा वैक्यूल होता है वो कहां से आता है? बेटा एक ट्रक आता है ना, मुंबई से दिल्ली की तरफ हाईवे पे ट्रक आता है, तो उस ट्रक के अंदर वो बड़ा सा वैक्यूल आता है। नहीं, झूठ बोलता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी से, गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन से छोटे छोटे वैक्यूल फॉर्म्ड होते हैं,
और ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में कंबाइंड होके एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं प्लांट के अंदर, जिसको आप बोलते हैं सैप वैक्यूल। जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं सैप वैक्यूल। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल फॉर्म्ड हुआ वो कहां से आया? भाई गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन से छोटे छोटे वैक्यूल्स निकलते हैं और वो छोटे छोटे वैक्यूल्स मर्ज होकर एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। ठीक है सर। सर वैक्यूल क्या क्या फंक्शन करता होगा? सर क्या सारे वैक्यूल गोल्गी बॉडी से फॉर्म्ड होते हैं? नहीं, सेल मेम्ब्रेन से भी वैक्यूल फॉर्म्ड होता है, जैसे आपका हो गया है फूड वैक्यूल। ठीक है सर। सर वैक्यूल क्या क्या फंक्शन करता होगा? बेटा प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और ये वैक्यूल अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से सेल एक्सपेंड करती है, सेल में एक्सपेंशन होता है, सेल में इलोंगेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लांट सेल में कि सेल के अंदर इलोंगेशन हुआ है, तो इसमें बड़ा रोल वैक्यूल का होता है, क्योंकि वैक्यूल वाटर को अंदर लेता है और एक्सपेंड करता है, टर्जिडिटी आती है। तो जो वैक्यूल है वो अपने अंदर पानी भी स्टोर करता है, वैक्यूल अपने अंदर आयंस भी स्टोर करते हैं, वैक्यूल अपने अंदर वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करते हैं, और कुछ केसेस में वैक्यूल अपने अंदर पिगमेंट्स भी स्टोर करते हैं, जैसे कि एंथोसायनिन पिगमेंट। बट ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो अब इतना डिस्कशन करने के बाद अब हम वैक्यूल को स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए। ये आपने डायग्राम बनाया। ठीक है, ये आपने डायग्राम बनाया। यार वैक्यूल मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है क्या? मैं कहां वैक्यूल पढ़ा कर आया हूं? ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं, अच्छा अर्जुना बैच में पढ़ाया है। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं वैक्यूल अभी नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, तो ये आपका सेल है, बिल्कुल सही। और इस सेल के अंदर ये है आपका वैक्यूल। ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ाया। हाँ वो क्या है ना, गजनी हो गया हूं मैं, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस, बीच बीच में भूल जाता हूं कहां क्या पढ़ा है, गजनी हो गया हूं मैं, गजनी। मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा वैसा हो गया है, उम्र भी तो बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, वैक्यूल क्या है? सर वैक्यूल कहां पर है? सेल के साइटोप्लाज्म में है। ये ग्रीन कलर का वैक्यूल है, कहां प्रेजेंट है? सेल के साइटोप्लाज्म में है। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ऑस्मो रेगुलेशन जो लिखा हुआ है किताब में क्या मतलब है सब बताऊंगा। ठीक है, पूरा फोकस करना, एकदम अच्छे से फोकस करना। ठीक है, वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी अपनी मेम्ब्रेन है। तो सर वैक्यूल तो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। इसकी मेम्ब्रेन कितनी होती है? इसकी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है सर। सर इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? बेटा इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सर कैसी होती है? बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैं पहले बता चुका हूं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि यहां से अंदर आपका वाटर तो आएगा ही और कुछ सॉल्यूट भी आएंगे। तो कुछ सॉल्यूट आएंगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूं ये मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगी? वाटर को अलाउ करेगी। और किसको अलाउ करेगी? कुछ सॉल्यूट, सम आयंस और सॉल्यूट इसको एंटर करेंगे साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर। तो सेलेक्टिवली परमिएबल। छुट्टी कब होगी? छुट्टी कैसे होगी? छुट्टी कब होगी और छुट्टी कैसे होगी? अरे दीवाने, जैसे तू हुआ।
ढेर सारी मेहनत और लगन और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। ये पूछने आया था छुट्टी कब होगी, ये तो टाइम टेबल खोल के पूछ ले हैं। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म occupy 90% volume in plant cell, in plant cell, occupy 90% volume, occupy 90% volume in plant cell। तो प्लांट सेल के अंदर एक ऐसा स्पेस है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक ऐसा स्पेस जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है। मेम्ब्रेन का नेचर सिलेक्टिवली परमेबल है, जो वाटर को अलाउ करेगी और कुछ सॉल्यूट को अलाउ करेगी, सारे सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको सैप बोलते हैं। वैक्यूल के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको सैप बोलते हैं। तो इसलिए जो प्लांट का वैक्यूल होता है उसको सैप वैक्यूल भी बोलते हैं। प्लांट का जो वैक्यूल होता है उसको सैप वैक्यूल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मेनली क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि वैक्यूल के अंदर मेनली क्या है, वाटर है। ठीक है, एनसीईआरटी ने वाटर और सैप को अलग अलग करके लिखा है। तो सैप में आप मान लीजिए यहां इनऑर्गेनिक आपके आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, या मैं कहूं आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक आयंस है, ठीक है, आपका वेस्ट वाटर है। बल्कि सैप का एक्चुअल मतलब होता है वैक्यूल के अंदर जो भी चीज है वो सैप कहलाई जाती है। उसका मेन पार्ट होता है वाटर। आपके इनऑर्गेनिक आयंस हो गए हैं, ठीक है, आपका वेस्ट वाटर सॉरी आपका वेस्ट मटेरियल हो गया है, वेस्ट मटेरियल, आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो कि नॉट यूजफुल फॉर सेल, नॉट यूजफुल फॉर सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। छुट्टी करो सर, छुट्टी करो सर, छुट्टी करो सर, छुट्टी करो सर। छुट्टी करो सर। 1 मिनट लगता है अहमद हुसैन को ब्लॉक करने में, बस बैच मैनेजर मैम को कॉल करना है और इनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है। लेकिन मैं ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकी गलती नहीं है ना। इनके पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, तो बस पेरेंट्स की रिस्पेक्ट देखते हुए हम ये काम नहीं करते। नहीं तो 1 मिनट लगता है, ठीक है, 1 मिनट लगता है बस कॉल करने में, है ना। ये फोन उठाया, कॉल किया, कॉल भी नहीं किया, वॉइस नोट भी डाला। बट ताकत का गलत इस्तेमाल करना दिल नहीं मानता, ठीक है, कमजोरों पर अत्याचार करना दिल नहीं मानता, ठीक है। आ जाओ, वाटर सैप, इनऑर्गेनिक आयंस, क्योंकि ये तरह की चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर सैप, सैप मतलब इनऑर्गेनिक आयन, और वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी है जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। वैक्यूल में पिगमेंट्स भी होते हैं, बट मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। वैक्यूल में पिगमेंट्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां आपके कुछ आयंस हैं और यहां आपके आयंस हैं, ये देखिए। तो अब आप देखिए कि जब ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है, सर बाहर इनकी कॉन्सेंट्रेशन लो है। बाहर इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी कैसी है, लो है, और वैक्यूल के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। कौन सी है, हाई है, ठीक। लो कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, सर लो कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में है, लो कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइटोप्लाज्म में इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, तो आप बोलेंगे लो है। और मैं आपसे पूछूं कि वैक्यूल में
इनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, तो हमने बोला हाई है। तो अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, बाहर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अगर चीजें मूव करेंगी साइटोप्लाज्म से वैक्यूल, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव, लिख के बताइए। पहली चीज, ये जो मूव करा है ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करा है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करा है, पहली चीज। दूसरी, ये आपका अपहिल गया है। तीसरी चीज, एटीपी की नीड है, और एटीपी की नीड है तो आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। और अब यह है आपका, यहां पर एक है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये है आपका फूड वैक्यूल। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। बच्चों जब आप अमीबा को देखोगे या पैरामीशियम को देखोगे, देखिए जरा, जब आप किसी पैरामीशियम को देखोगे, ये देखिए, आप एक पैरामीशियम को देखिए। पैरामीशियम की बॉडी पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ पैरामीशियम की बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है सब। पैरामीशियम एक्वेटिक है, तो अगर पैरामीशियम एक्वेटिक है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा। उसके सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। उसके सराउंडिंग में आपका प्रेजेंट है वाटर, ठीक है, वाटर। और यहां पर उसका, इस जगह पर उसका माउथ होता है, जिसको आप गलेट भी बोल सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो और यहां पर प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में भी है, पैरामीशियम में भी है, यह है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आप ध्यान से समझना, जब इस पैरामीशियम के सीलिया बीट करेंगे पानी में, जब पैरामीशियम के सीलिया पानी में बीट करेंगे तो पानी में, पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, उस जगह पर पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, एक वाटर करंट जनरेट होगा। जब ये सीलिया पानी में बीट करेंगे तेज तेज तो एक वाटर की उस जगह पर स्पीड बढ़ जाएगी, वाटर करंट जनरेट होगा। तो उस वाटर के साथ माउथ से फूड एंटर करता है। तो अंदर क्या एंटर किया, अंदर फूड एंटर किया माउथ से, और साथ में पानी भी एंटर कर गया। अब अंदर अगर पानी ज्यादा हो गया तो इसको प्रॉब्लम है। तो अंदर जो एक्सेस वाटर आया है, उस एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर बॉडी से पंप कर देंगे, बाहर बॉडी से पंप कर देंगे, बाहर बॉडी से पंप कर देंगे। खाने को अंदर लेते हुए जो एक्सेस पानी पैरामीशियम के अंदर चला गया, उस पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और पंप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और पंप करेगा। एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और इस वाटर को बाहर पंप करेगा। एक्सेस वाटर को अंदर एब्जॉर्ब करेगा और बाहर पंप करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आया तो यस लिखो, समझ में आया तो यस लिखो। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड पंप आउट एंड पंप आउटसाइड दी बॉडी, पंप आउटसाइड दी बॉडी। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मैं वही पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये अमीबा में भी है और पैरामीशियम में भी है, ठीक। और यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, आपके वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालेगा,
ठीक है, जो इसके शरीर में अंदर वेस्ट मटेरियल होंगे उसको भी बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यही आपका रिलीज करेगा वेस्ट मटेरियल, जिसको आप बोलेंगे एक्सक्रीशन। किताब में एग्जाम्पल सिर्फ अमीबा लिखा है, आप अमीबा पैरामीशियम दोनों लिख लीजिए। अमीबा पैरामीशियम। ठीक, ये जो लाइन मैंने बोली ना पानी में बीट करना, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सीलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें यहां नहीं लिखनी है, जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ जो है अपना उसके अंदर मैं लिखा दूंगा, अभी नहीं लिखनी है। ठीक है, फूड वैक्यूल देखिए, ये आपकी एक सेल है। ठीक, इस सेल में ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सारे वैक्यूल गोल्गी बॉडी से नहीं बनते। ठीक है, सारे के सारे वैक्यूल सर प्लीज रिपीट कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन। देखिए, जब ये सीलिया पानी में बीट करेगा ऐसे करके, ठीक है, तू बैठ जा बाथिंग टब में और पानी को हिला जोर जोर से, तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, जुक 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 जुक। तो जब सीलिया पानी में बीट करते हैं तो पानी में करंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से फूड माउथ के थ्रू अंदर एंटर करता है। बट दिक्कत क्या होती है, जब फूड एंटर करता है तो उसके साथ काफी सारा एक्स्ट्रा पानी भी एंटर कर जाता है। ठीक, तो अब जो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर आया है, उस एक्स्ट्रा पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्जॉर्ब करके पंप कर देगा बॉडी से बाहर। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, और यही वेस्ट मटेरियल को भी आपका बाहर फेंकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका फूड, ये है आपका फूड। तो फूड आपका आया सेल के पास, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, और इसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से रीफॉर्म्ड हो गई। देखिए, यहां पर वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड हो गई। तो देखिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर इन्वेजिनेशन हुआ, इन्वेजिनेशन हुआ, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ गई, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया। तो जब ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया। तो दिस स्ट्रक्चर, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, दिस स्ट्रक्चर सेपरेटेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। अब एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा है, वहां तो सिंपल शायद डायरेक्ट रट्टा मारना है, समझाने के लिए बनाया कि एक सेल थी, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इस सेल के पास आपका फूड आया, इस सेल के पास आपका फूड आया, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई, बाद में यहां पीछे से मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो गई, और यह स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया। तो यह स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन से सेपरेट हुआ, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। और आपको मालूम है अंदर आपका क्या है, अंदर है आपका लाइसोसोम, और लाइसोसोम्स के एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल में जो फूड है उसका डाइजेशन कर देंगे, उसका डाइजेशन करेंगे। देखिए, ठीक है, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आया फूड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई, और फिर पीछे से मेम्ब्रेन वापस से रीफॉर्म्ड हो गई। तो अब ये फूड बाहर नहीं जा सकता, और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका सेपरेट हुआ और सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, और इस फूड का डाइजेशन करेंगे आपके लाइसोसोम के एंजाइम्स।
तो अंदर लेना, अंदर लेना, अंदर लेना, इसको बोलते हैं एनगल्फिंग, अंदर लेना, एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल। तो भैया फूड वैक्यूल कैसे बना? खाने को अंदर लेते हुए बना, खाने को अंदर लेने की वजह से फूड वैक्यूल बना, खाने को अंदर लेने की वजह से फूड वैक्यूल बना। किसने बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया। खाने को अंदर लेने की वजह से फूड वैक्यूल बना। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया। एग्जाम्पल लिख देना, प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल लिख देना, प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल लिखना, प्रोटिस्टा। खाने को अंदर लेते हुए सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर फूड है। इस फूड का डाइजेशन करेंगे लाइसोसोम्स के एंजाइम। समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। सागर लिख रहा है छुट्टी छुट्टी छुट्टी। सागर, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो कोई भी नहीं। अरे दीवाने अरे अपनी माँ की तो शर्म कर थोड़ी सी सागर। अपने पिताजी के बारे में तो सोचना, ड्यूटी पे गए होंगे ये सोच के कि सागर तो पढ़ाई कर रहा होगा सागर ने तो नदियां बहा दी हैं बैठ के कमरे में अरे दीवाने। Vacuole is membrane bound space found in cytoplasm. It contain water. It contain water, sap, inorganic salt मान लीजिए या ions मान लीजिए, excretory product and other material not useful for cell. Vacuole is bound by single membrane जिसको आप बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जिसको आप बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसको आपने बोला है टोनोप्लास्ट। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन को आपने बोला है टोनोप्लास्ट। ठीक। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल बनते हैं प्लांट के अंदर, सैप वैक्यूल, ये छोटे छोटे वैक्यूल के एग्रीगेशन से बनते हैं। और ये छोटे वैक्यूल कौन बनाता है? ये छोटे वैक्यूल गोल की बॉडी बनाता है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, ऑल आयन नहीं, नंबर ऑफ आयन। इसका मतलब ये सेलेक्टिवली परमेबल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब कैसा ट्रांसपोर्ट है? आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। Hence their concentration is higher in vacuole, यही मैंने आपको बताया था, वैक्यूल में ज्यादा है, साइटोप्लाज्म में कम है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सीशन समझा दिया। इन मैनी सेल्स इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द मटेरियल, खाने को अंदर लेने की वजह से बने हैं। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर हम, अभी तो 44 हुए, अभी 5 मिनट लूंगा मैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको जाना है भाग जाओ, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ सेल कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल नहीं सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये आपका गलत हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए, मुझसे पहले सॉल्व करिए। कंसिस्ट ऑफ वाटर, सैप, एक्सिटरी मटेरियल एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, सही है। टोनोप्लास्ट इज नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल, टोनोप्लास्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। Tonoplast facilitate transport of number of ion against concentration gradient because concentration is slightly higher in cytoplasm, slightly higher in vacuole। ये भी गलत हो गया। Amoeba contractile vacuole for osmoregulation and excretion. In many cells, food vacuole formed by engulfing the material. 1 2 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक, तो ये आपका
हो गया है, बढ़िया से हमने आपका इसको करा दिया है। ठीक है, बढ़िया से हमने ये आपको इसका करा दिया है। तो ये क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो भैया आंसर जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, जिसको आप बोलेंगे 80, जिसको आप बोलेंगे 80। जिसको आप बोलेंगे 80। If the pH in lysosome is increased to alkaline, what will be the outcome? If the pH in lysosome is increased to alkaline, तो जो आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे वो काम नहीं करेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके कैसे हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। अब आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हो, आरईआर पढ़ चुके हो, गोल्गी बॉडी पढ़ चुके हो। ठीक है, सेंट्रियोल अभी आपने नहीं पढ़ा है। सेंट्रियोल आपने नहीं पढ़ा है तो देखते हैं क्या हम इसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए का गया 2, ए का गया है 2। ठीक है, बी का गया है 1, प्रोटीन सिंथेसिस बी का गया है 1, सी का गया है 3rd। बिल्कुल सही, हमें फोर्थ ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, हमें फोर्थ ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी, हमें फोर्थ ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अगला हम आपको देखते हैं। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, करेक्ट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी सही है। लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बच्चों, आंसर जाएगा गोल्गी बॉडी। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, सही है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो पहला तो आपका सही है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर नहीं इनर मेम्ब्रेन। तो बच्चों आंसर जो गया वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इनर मेम्ब्रेन कॉन्वर्टेड विथ इनफोल्डिंग, सही है। फोल्डिंग को आप कहते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, तो इनकरेक्ट आपसे पूछा था, तो आंसर गया आपका ऑप्शन सेकंड। आपका आंसर जो गया है वो गया है ऑप्शन सेकंड। चलिए, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, इसके शायद कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था मेरे ख्याल से, हम अपने खुद बना लेंगे अगर ऐसा हुआ। गोल्गी बॉडी, ए का आर, ए का आर, ए का आर, ए का आर, ठीक है। लाइसोसोम, बी का एस, बी का एस, ठीक है। वैक्यूल, सी का क्यू, सी का क्यू। राइबोसोम, डी का पी, डी का पी। आंसर गया ऑप्शन 1, आंसर गया आपका ऑप्शन 1, आपका आंसर गया ऑप्शन 1। Which of the following organelle responsible for extracting energy from carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी निकालना, ग्लूकोज से एनर्जी निकालना, इस चीज को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, अभी क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा नहीं है, बट दोनों ही सेमी ऑटोनोमस होते हैं। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल, दोनों में ही आपका फिजन है, ये सही है। दे कंटेन डीएनए, ये भी सही है, बट लैक नहीं, बट
हैव प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, क्योंकि दोनों में 70s राइबोसोम होता है। इसका मतलब बी आपका गलत है, ए आपका सही है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, अब आप एक रिवीजन ले लीजिए, पूरे को आप एक रिवीजन ले लीजिए। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया तब तक माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा जब तक आप किसी डाई के साथ स्टे नहीं करते। ठीक है, हमारे केस में यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए आप इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसका नंबर फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जहां पर सीड्स ग्रो कर रहे हैं, जर्मिनेट करेंगे, पौधा निकलेगा, वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप है, बट इसका शेप जो होता है वो डिफरेंट सेल्स में वेरी कर सकता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसी को डीलिमिटिंग बोलते हैं, उसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ज्यादा परमेबल होती है और वो कॉन्टिन्यूअस होती है क्योंकि वो क्रिस्टे फॉर्म नहीं करती। लेकिन इनर मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग को क्रिस्टे बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। दोनों के अंदर एंजाइम्स डिफरेंट पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो जगह है उसको इनर कंपार्टमेंट और मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन से बाहर की जो जगह है, जो जिसको आप आउटर कंपार्टमेंट पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। मैट्रिक्स एक होमोजेनियस सब्सटेंस है, मतलब यूनिफॉर्म सब्सटेंस है, एक जैसा, जिसमें एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और डीएनए से आरएनए बनेगा। इसके अलावा आरआरएनए, टीआरएनए ये भी होते हैं और ये भी डीएनए से ही बनते हैं। और ये एमआरएनए 70s राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बना सकता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए आप इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक, इनर मेम्ब्रेन पे लट्टू लट्टू जैसे स्ट्रक्चर है, जिसको आप F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं, जिसकी दो सब यूनिट होती है। इसी को एटीपी सिंथेस बोलते हैं, इसी को ऑक्सीसोम बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर है जहां पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, और एटीपी के सिंथेसिस वाले पर्टिकुलर स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। ईटीसी आपकी इनर मेम्ब्रेन में होती है। इसके मैट्रिक्स में ही एटीपी की सिंथेसिस होती है एक और साइकिल से, जिसको बोलते हैं क्रैब साइकिल, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाया जाएगा। राइबोसोम सबसे छोटा है, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, एक मोती जैसा स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर डेंस स्ट्रक्चर है। 70s 80s 30s 50s 40s 60s ये सब इसके अंदर आरआरएनए है, ये सब इसमें नंबर ऑफ प्रोटीन है। आरआरएनए भी है, प्रोटीन भी है, इसलिए दोनों को मिलाकर बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, कहां पर, सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसका नेचर सेलेक्टिवली परमिबल होता है। साइटोप्लाज्म से कुछ ही आयंस अंदर जा पाते हैं, अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो चीजें लो टू हाई जाएंगी। ठीक है, चीजें लो टू हाई जाएंगी, इसका मतलब जो चीजें लो टू हाई जाएंगी। एक मिनट रुक जाओ ना यार, पढ़, अच्छा क्लास चल रही है अभी, तभी तो मैं मना कर रहा हूं, एक बार रुक जाओ। ठीक है, लो टू हाई जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगी, लो टू हाई जाएंगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाएंगी, मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर आपका ये सब मटेरियल, वेस्ट मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है। जब फूड को अंदर लिया जाता है तो सीलिया बीट करते हैं, तो फूड के साथ पैरामीशियम या बीमा में एक्सेस वाटर आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बाहर की तरफ फेंक देता है। इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको भी बाहर फेंकेगा, मतलब एक्सीशन का भी काम करेगा। सेल मेम्ब्रेन के पास फूड आया तो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई और फूड मेम्ब्रेन के पास आ गया। ठीक, अब ये मेम्ब्रेन वापस से रीफॉर्म्ड हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर आपका सेपरेट होकर सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को बनाने वाला आपका सेल मेम्ब्रेन है। इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड होगा उसका डाइजेशन करने का काम करेगा लाइसोसोम। तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, क्योंकि हमारा सम्मान बने रहना जरूरी है। आई एम योर 37 ईयर ओल्ड अंकल। तो अगर मैं बोलता हूं आज लेक्चर 7 आप घर पे जाके 35 मिनट में कंप्लीट करेंगे, 35 मिनट में आप लेक्चर 7 पढ़ेंगे। और आज आपको क्या करना है, आज क्योंकि आज थर्सडे है, काफी दिन से बॉटनी नहीं पढ़ी होगी, तो आप एक काम करिएगा, आज आप लेक्चर 4, लेक्चर 5
और लेक्चर 6 को ज्यादा समय मत दीजिएगा, सिर्फ 15 मिनट में कवर करिएगा, क्योंकि आप इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो अब एक नए टॉपिक के साथ हम कल फिर मिलेंगे, तब तक हमें धन्यवाद।